गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों। आज हम संज्ञा विषय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पुस्तक, दिल्ली आदि। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, सीता, मोहन आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम भारत, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन आदि। कुछ भी हो सकते हैं, हम और भी नाम जोड़ सकते हैं इसके अंदर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी आदि। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब भी किसी पर्टिकुलर जगह का नाम आता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा भेद पढ़ते हैं हम इसका, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पूरे समुदाय विशेष का बोध हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का, लड़की। अब हमें लड़का कहने से यह बोध होता है कि संपूर्ण समाज का बोध हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ राम एक लड़का है, तो जब यहाँ पर राम की बात होगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब सिर्फ लड़का बोला जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लड़की, लड़की कहने से हमें पूरी संपूर्ण लड़की जाति का बोध होता है, ना कि किसी एक लड़की का। नदी, नदी कहने से हमें संपूर्ण नदी जाति का बोध होता है, ना कि किसी हमें है एक नदी के बारे में पता लगता है। जैसे गंगा, यमुना, तो एक नदी होगी, किसी का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब संपूर्ण जाति का बोध होगा तो नदी। इसी प्रकार से शिक्षक, कवि, पेड़, पहाड़, फल, मनुष्य आदि। अब हम फल की बात करते हैं। जैसे इसमें से ही फल कहती है हमारे दिमाग में संपूर्ण समाज में फैले हुए फलों के बारे में जानकारी आएगी, ना कि किसी एक फल के बारे में। यदि एक फल की बात होगी, जैसे आम, केला, संतरा नाम आएगा तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब सिर्फ एक फल की बात होगी, नाम पूरे संपूर्ण फल जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, धर्म, दोष, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर मन के अंदर जो भी भाव प्रकट होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम आम खा रहे हैं तो आम खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। तो आम खाने के अंदर जो हमारे मन में भाव जागृत होंगे, खट्टा होगा तो खट्टेपन का भाव, मीठा होगा तो मिठास का भाव। इसी प्रकार से हमने कोई तीखी चीज़, चटपटी चीज़ खाई तो तीखे का भाव या चटपटे का भाव। यदि नमकीन खाई तो नमकीन का भाव। हमारे मन में क्रोध आया, किसी बात को लेकर गुस्सा आया तो क्रोध का भाव, और खुशी का भाव है तो खुशी का भाव आ जाएगा। यदि हमारे मन में शत्रुता आ रही है, किसी के प्रति लड़ाई द्वेष की भावना है तो शत्रुता का भाव। हमने किसी की मदद करी, हमारे मन में किसका भाव आएगा, दया का भाव। तो इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा होती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे के भेद।
जैसे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ की बात होगी, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा, अब हम कोई सभा कर रहे हैं तो सभा के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, सभा के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, तो इसलिए वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना, सेना में कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता, सेना में पूरी टीम होती है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। दल, दल के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे संघ, कक्षा, भीड़, टोली, मेला, मंडली, टीम आदि। अब टीम में एक प्लेयर नहीं होता, एक खिलाड़ी नहीं होता, उसमें कई खिलाड़ी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी हम किसी चीज़ की नाप तोल कर सके, चौड़ाई, लंबाई, किलो, मीटर, वहाँ पर हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे सोना द्रव्यवाचक है क्योंकि हम इसका मोल भाव करते हैं। चांदी, ये भी किलो या जिस भाव में भी लेते हैं, हम किलो के भाव लेते हैं तो चांदी उसलिए। लोहा भी किलो का भाव। दूध लीटर, पानी लीटर, घी लीटर, तेल लीटर, मिट्टी, मिट्टी के हम क्वांटिटी नापते हैं कि टन में है, क्विंटल में है। तांबा किलो में, कॉपर किलो में, पेट्रोल लीटर में, डीजल लीटर में। इस प्रकार से संज्ञा के सारे भेदों को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से भली भांति से समझ में आया होगा। यदि किसी को फिर भी इसमें कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो हम अगली कक्षा में संज्ञा के कुछ उदाहरण करके देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट के आधार पर, जिससे हमारा यह टॉपिक अच्छे से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।